Hello, a warm welcome to students of class 12th. Today we are going to foreign key. As primary key and foreign key you have already gone through, but here I would like to repeat that as we have just seen in a join, the data is retrieved from the Cartesian product of two tables. Yesterday we saw Cartesian product of two tables. From one entry of table to other three or four entries, there will be a relation which will be shown with the help of an arrow. So you have already seen Cartesian product. So by giving a condition of equality of two corresponding columns, whenever there is a condition that two columns are equal, we can have Cartesian product, one from each table. So there can be two this Cartesian products, one from each table and another from another table. Generally this column is the primary key of one table, and the Cartesian product consists of the first key of the table, which is the primary key of the table. That means if roll number or identification number of a student is the primary key, or in this table which you are just seeing here, product table, in this table code is the primary key. Okay, so it can be primary key of the table. In other table this column is the foreign key. So if the primary key is a field in another table, there it is considered as foreign key. थोड़ा इसको आप समझने की कोशिश करें. देखो बेटा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट टेबल है इसमें कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोड जो है अगर हम P001 ले रहे हैं तो ये टूथपेस्ट है, अगर हम P002 ले रहे हैं तो ये शैम्पू है. दैट मीन्स इनके जो ये कोड्स हैं ये यूनिक है, क्योंकि वन वाला कोड एक प्रोडक्ट को ये करता है, रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा कोड जो है ये दूसरे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल अब हम कोड लिखेंगे किसी और टेबल में और नेम लिखेंगे, वहाँ पे इनका कोड इंपॉर्टेंट नहीं होगा, वहाँ पे उनकी प्राइस इंपॉर्टेंट होगी कि टूथपेस्ट की प्राइस कितनी है, शैम्पू की प्राइस कितनी है और कंडीशनर की प्राइस कितनी है. तो जो ये कोड है वहाँ पे इस टेबल में ये प्राइमरी की थी, ये यूनिक थी, वहाँ पे ये प्राइमरी की नहीं होगी. मगर इस टेबल की अगर ये प्राइमरी की है तो जब ये दूसरे टेबल में एक सिंपल फील्ड होगा या सिंपल कॉलम होगा, वहाँ पे इसको फॉरेन की कहते हैं. ओके, जैसे हमारी कंट्री में कोई फॉरेनर आता है, अपनी कंट्री में वो अपना ये होता है, मतलब उसको वहाँ की सिटीजनशिप होती है, लेकिन जब वो हमारे कंट्री में आता है वहाँ पे वो ये होता है, उसको सिटीजनशिप होती है, लेकिन हमारे कंट्री में वो फॉरेनर बन जाता है. तो सेम एग्जांपल आप फॉरेन की के लिए याद रखेंगे. So such a join which is obtained by putting a condition of equality on cross join is called equijoin. अब मैंने आपको बोला equijoin वो कंडीशन होती है जहाँ पे हम वो हम तब ऑब्टेन करते हैं जब हम एक कंडीशन ऑफ इक्वलिटी या क्रॉस जॉइन दो टेबलों पे लगाते हैं. सो एज एन एग्जांपल वंस अगेन कंसिडर द प्रोडक्ट सप्लायर एंड ऑर्डर टेबल रेफरेंसेस अर्लियर. सो यहाँ पे दोबारा हम प्रोडक्ट टेबल लेंगे और सप्लायर टेबल लेंगे. ठीक है, तो जब हम ये दो टेबल लेते हैं तो ऑर्डर टेबल जो बनता है इसमें ऑर्डर नंबर है, प्रोडक्ट कोड है और सप्लायर कोड है. फॉर क्विक रेफरेंसेस दीज टेबल्स आर शोन हियर. तो यहाँ पे ये टेबल दिखाए गए हैं, तो इनमें हम देखेंगे कि इनमें जो ये है मतलब जो फील्ड्स हैं, तो ये यहाँ पे दिखाए हैं, ऑर्डर नंबर है, प्रोडक्ट कोड है. तो ऑर्डर टेबल का एक अलग अपना ये है, सप्लायर का अलग है, उसमें उसका सप्लायर कोड है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट तो एक ही सप्लायर नहीं देगा, तो हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सप्लायर्स होते हैं. और ऑर्डर टेबल में जो है इसमें 3 फील्ड्स हैं, सप्लायर में भी 3 फील्ड्स हैं और इसमें 2 हैं प्रोडक्ट में, कोड और नेम. Now we are going to this referential integrity. Okay, just a minute. Yes, what is referential integrity? Suppose while entering data in order table we enter a product code that does not exist in the product table. Product table में हम product code लिख रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे exist नहीं कर रहा है. It means we have placed an order from an item that does not exist. तो हमने एक ऐसा एक field उसमें दिया जो exist नहीं हो रहा था. Okay, we should and can always avoid such human errors. तो ये कभी हमें गलती से हो जाता है कि हम एक ये एंट्री जो है वो दूसरे टेबल में डालते हैं. सो इट इज़ अ ह्यूमन एरर, सो वी कैन अवॉइड दीज एरर्स. Such errors are avoided by explicitly making P code as foreign key of the order table. तो अगर हम P code को, प्रोडक्ट कोड को foreign key बनाएंगे ऑर्डर टेबल की, दैट मीन्स ये दूसरे टेबल में तो प्राइमरी की थी, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर टेबल में ये foreign की है. ओके, दैट मीन्स इट इज द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल. समझ रहे हैं आप?
तो यहाँ तभी तो ये फॉरेन की बनेगी जब ये प्राइमरी की होगा। अगर ये प्राइमरी की नहीं होगा तो दूसरे टेबल में ये फॉरेन की नहीं बनेगा। सो So such errors are avoided by explicitly making product code as a foreign key of order table, which always references the product table to make sure that a non-existing product code is not entered in the order table. तो ये जो है, अगर कोई नॉन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कोड होगा, दैट मीन्स कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, तो वो कभी भी नहीं एक एंट्री उसकी नहीं हो सकती है ऑर्डर टेबल में। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो मेक सप्लायर कोड ए फॉरेन की इन ऑर्डर टेबल। तो जो सप्लायर कोड है ये भी हम फॉरेन की बना सकते हैं। दैट मीन द सप्लायर कोड इज द प्राइमरी की ऑफ सप्लायर टेबल, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो सप्लायर का कोड है तो वो वहाँ पे प्राइमरी की है, वो यूनिक है वहाँ पे, और इसको हमने फॉरेन की बनाया ऑर्डर टेबल की, ठीक है। तो ऑर्डर टेबल में ये फॉरेन की बन गया, विच ऑलवेज रेफरेंसेस कस्टमर टेबल टू चेक वैलिडिटी ऑफ कस्टमर कोड। तो इसमें क्या करेंगे हम, जब कस्टमर कोड हमें इसमें होगा तो हम इसको वैलिडिटी चेक करेंगे, क्या ये वैलिड है कि नहीं। सो दिस कैन बी डन एंड हाउ टू डू इट, तो किस तरह हम ये करते हैं वो आपकी सिलेबस में नहीं है। सो आप सिर्फ इसको याद रखेंगे कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, ये एक प्रॉपर्टी है विच एंश्योर्स दैट नो एंटिटी इन ए फॉरेन की कॉलम ऑफ ए टेबल कैन बी मेड अनलेस इट मैचेस ए प्राइमरी की वैल्यू। दैट मीन्स हम एक फील्ड को तब तक फॉरेन की नहीं बनाएंगे, उस कॉलम को हम फॉरेन की नहीं बनाएंगे जब तक ना ये मैच करेगा प्राइमरी की वैल्यू के साथ इन द कॉरस्पॉन्डिंग रिलेटेड टेबल। तो इस इंटेग्रिटी को रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कहते हैं। Then there is union. Union में क्या होता है, union is an operation of combining the output of two select statements। जब हम दो select statement हमारे पास होते हैं, एक select state में हम कुछ select करते हैं, दूसरे में हम दूसरा कुछ करते हैं, तो जो इनको union होता है, जैसे आपने sets and mappings पढ़ा होगा 9th में या 12th में, शायद वो चैप्टर आपने पढ़ा होगा मैथ में। तो यूनियन में हम लेते हैं पहले ए के एलिमेंट्स लेते हैं, फिर जो बी में जो ए के एलिमेंट्स बी में रिपीट हो रहे हैं उनको हम ड्रॉप करते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स लेते हैं बी के, तो इस सेट को हम ए यूनियन बी कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो इसको यूनियन कहते हैं। यहाँ पे दो सिलेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, एक है सिलेक्ट लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम वायर कंडीशन, कुछ कंडीशन देनी है हमें, उस कंडीशन के हिसाब से एक लिस्ट एक सिलेक्ट करनी है। फिर है यूनियन और ऑल लिखना है, दैट मीन्स जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनका यूनियन निकालना है। और इसमें इस एग्जांपल में हमारे पास दो सिलेक्ट लिस्ट्स हैं, और सिलेक्ट लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नाम देना है, सिलेक्ट लिस्ट देना है, क्या हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, वायर कंडीशन, जहाँ पे आप कंडीशन देंगे, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, और इसको आप क्लोज करेंगे तो इसमें आपको यूनियन निकलेगा। यूनियन आपको नीचे ये एग्जांपल दे रहा है, सिलेक्ट कस्टमर कोड फ्रॉम कस्टमर, ओके, सिलेक्ट कस्टमर कोड फ्रॉम कस्टमर, तो कस्टमर 1 और यहाँ पे CAT ये है 1 है और 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलेक्ट कस्टमर कोड फ्रॉम कस्टमर CAT 1 यूनियन ऑल सिलेक्ट कस्टमर कोड फ्रॉम कस्टमर CAT 2। तो यहाँ पे आपको 1 और 2 से आपको सारे कस्टमर कोड सेलेक्ट हो जाएंगे और उनका यूनियन आपको मिल जाएगा। और यूनियन को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, यूनियन को हम यूनियन ऑल से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूनियन ऑल तब होगा जब हमें इफ़ ए कस्टमर एग्जिस्ट्स विद सेम कस्टमर कोड इन बोथ द टेबल्स। अगर कस्टमर कोड जो होगा, कस्टमर कोड अगर एक कस्टमर का होगा वो दो टेबलों में एग्जिस्ट कर रहा होगा, इट इस कोड विल बी डिस्प्लेड ओनली वंस, इसका कोड एक ही बार आ जाएगा, बिकॉज यूनियन डज डिस्प्ले डुप्लीकेट रोज, क्योंकि यूनियन जो है ये डुप्लीकेट रोज को डिस्प्ले करता है। इफ़ वी एक्सप्लिसिटली वांट द डुप्लीकेट रोज देन वी कैन एंटर द स्टेटमेंट, क्योंकि अगर हम जो पहला वाला यूनियन है, ये वाला जो पहला वाला है, तो इसमें आपको यूनियन में एक ही ये आ जाएगा, इसमें आपको डुप्लीकेट रोज नहीं आ जाएंगे। तो जब हम यूनियन ऑल कर रहे हैं तो इसमें आपको सारे को ये आ जाएंगे। अगर एक कस्टमर कोड से दो टेबलों में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो इसके दोनों वैल्यूज आ जाएंगे। Then there are constraints. Constraints means कुछ conditions होती है। Many times it is not possible to keep a manual check on the data. कभी कभी हम डेटा पे मैनुअली चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। That is going
into the tables using insert or update commands. The data entered may be invalid. तो ये data invalid हो सकता है. MySQL provides some rules called constraints. तो इसमें हमें कुछ constraints MySQL जो है ये हमें कुछ rules देता है जिनको constraints कहते हैं, which help us to to some extent ensure validity of the data. So constraints क्या क्या हैं? पहले है constraint primary की. प्राइमरी की तो आपको पता है, नॉट नल भी आपको पता है कि ये नल नहीं होता है, फॉरेन की भी अभी आपने पढ़ा, यूनिक भी आपको पता है, इसमें यूनिक में यूनिक वैल्यूज़ आ जाते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आ जाते हैं. ई नम, what is enum? Defines a set of values as a column domain, so any value in this column will be from the specified values only. तो इसमें हम कोई specified values ले सकते हैं और उनको हम define कर सकते हैं enum की मदद से. और लास्ट है सेट, डिफाइंस ए सेट ऑफ वैल्यूज एज अ कॉलम डोमेन. तो इसमें सेट ऑफ वैल्यूज आ जाता है, एनी वैल्यू इन द कॉलम विल बी द सबसेट ऑफ द स्पेसिफाइड सेट ओनली. तो सबसेट आपको पता है, फॉर एग्जांपल अगर ए बी सी डी ई है एलिमेंट्स, तो ए बी या ए ई जो है ये सबसेट्स होते हैं. तो इसमें सबसेट्स के हिसाब से आपको सेट में ये वैल्यूज आ जाएंगी. देन देयर इज़ प्राइमरी की, ये हमने पहले ही पढ़ा है. और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट टेबल शूज़. यहाँ पे हम टेबल शूज़ बना रहे हैं, कोड दे रहे हैं, नेम दे रहे हैं, टाइप दे रहे हैं, साइज़ दे रहे हैं, कॉस्ट डेसिमल और मार्जिन डेसिमल में दे रहे हैं, और क्वांटिटी हम इंटीजर दे रहे हैं जिसकी लेंथ है 4. तो फिर हम क्रिएट टेबल शूज़ कर रहे हैं और क्रिएट टेबल शूज़ दोबारा कर रहे हैं. तो इसमें हम ये डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहे हैं. और क्रिएट टेबल बिल्स, फिर हम बिल्स का एक टेबल बनाते हैं और क्रिएट टेबल बिल्स. तो इसमें हम ऑर्डर नंबर लेते हैं और पहले में हम ऑर्डर नंबर इंटीजर 4 लेते हैं. ये ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पे ये दिखाते हैं, यहाँ पे इस एग्जांपल में हम दिखा रहे हैं कि ऑर्डर नंबर को प्राइमरी की लिया है, कस्टमर कोड को प्राइमरी की लिया है और बिल डेट को ऐसे ही रखा है, ये प्राइमरी की नहीं है. और ये मतलब इससे आप ये समझेंगे कि अगर किसी फील्ड को प्राइमरी की रखना है तो उसको हम किस तरह सामने कैपिटल लेटर्स में प्राइमरी की लिखेंगे. ठीक है, वरना ये तीनों ये जो कैरीज हैं ये ऑलमोस्ट सेम है. आप देखो यहाँ पे की है ना, प्राइमरी प्राइमरी 2 बार है. तो ये 2 बार जो है, दीज कॉलम्स कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी की ऑफ द टेबल. तो दैट मीन्स इसमें 2 फील्ड्स को हम प्राइमरी की रख रहे हैं, और वो फील्ड जो है वो है ऑर्डर नंबर और कस्टमर कोड. कस्टमर कोड भी है, कस्टमर का एक कोड होता है, वो भी प्राइमरी की है. और ऑर्डर नंबर जो है, यानी कि ये कौन सा ऑर्डर है, पहला है, दूसरा है, 5वां है, 10वां, तो इसको भी हम प्राइमरी की रख रहे हैं. और जो प्राइमरी की होती है ये फील्ड कभी नल नहीं होना चाहिए, तो नल में इसको नो नो लिखा है और ये एनसर्कल किया गया है. सो यहाँ पे नॉट नल का लिखा है कि नॉट नल, कोई फील्ड नल नहीं होना चाहिए. ये आप थोड़ा इसको खुद देखेंगे. विविंग कॉन्स्टेंट्स बीइंग द कॉलम्स एसोसिएटेड विद कॉन्स्टेंट्स. तो आई विल this cut short this video here, and please go for viewing constants and viewing the column associated with constants. तो constants जब हम डालते हैं, जैसे हम कोड में कैर 4 है इसकी साइज़, और ये नल नहीं है और प्राइमरी की है ये. ठीक है, साइज़ जो है ये इंटीजर है, इसकी ये डेटा टाइप, और इसकी लेंथ 2 है, और ये साइज़ जो है ये नल नहीं है. ठीक है, तो दीज आर कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स मीन्स जब हम डेटा पे मतलब कोई कॉन्स्टेंट, कोई लिमिटेशन रखते हैं कि ये डेटा टाइप जो है ये नल हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इसमें हम इनको कॉन्स्टेंट्स कहते हैं. देन देयर इज ऑल्टर टेबल. दिस विल बी डन इन नेक्स्ट दिस पेज नंबर 30. ओके, थैंक यू.